जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये समय था 1981 का, जब बांग्लादेश की सारी सड़कें लोगों से भरी हुई थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था, पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा था और कारण था शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी। शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान की बेटी है। मुजीबुर रहमान, जो कि 1971 में बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने और अगस्त 1975 में उनकी और उनके पूरे परिवार की मिलिट्री द्वारा हत्या कर दी गई। उस हत्या के अंदर वह, उनकी पत्नी, उनका भाई, उनके 3 बेटे और 2 बहुएं शामिल थी। साथियों, पूरे खानदान को मिलिट्री द्वारा मार दिया गया था। उसके बाद में पूरे देश में मिलिट्री का शासन लग गया और कुछ साल तक ये मिलिट्री शासन ही चला। मगर 1981 में शेख हसीना की वापसी से पूरे देश के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे देश में एक उम्मीद की किरण जाग गई। और साथियों, ये एक मौका था 1981 का और आज 5 अगस्त 2024 को पूरे देश में लोग इकट्ठा हैं। पूरे देश में खुशी का माहौल है। लोग सड़कों पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और कारण है शेख हसीना का बांग्लादेश छोड़ के भाग जाना। साथियों, स्वागत में इतनी बड़ी तैयारी और उनके भागने पर भी इतनी बड़ी खुशी। साथियों, क्या ऐसे कारण हैं कि शेख हसीना को एक हीरो से एक विलन की उपाधि मिल गई? क्या कारण है शेख हसीना, जो कि वहां के लोगों की दिलों की धड़कन हुआ करती थी, आज उनकी आंखों का कांटा बन गए हैं? आज की कहानी हम बांग्लादेश की अभी की परिस्थिति और शेख हसीना के पतन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चौहान और आज की कहानी बांग्लादेश की अभी की परिस्थिति के ऊपर। साथियों, बांग्लादेश जो कि 1971 में आजाद हुआ था और साथियों, इसकी आजादी में भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। साथियों, यह देश शुरुआत में बहुत बुरे दौर से गुजरा, मगर शेख हसीना के आने के बाद में इस देश ने बहुत तरक्की करी। इस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, इस देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, सबने बहुत तेजी से आसमान को छुआ। और तो और साथियों, शेख हसीना विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल लीडर भी बन गई है। मगर साथियों, ऐसे क्या कारण थे? ऐसा कौन सा मुद्दा था जो शेख हसीना के गले की हड्डी बन गया और शेख हसीना को देश छोड़ करके जाना पड़ गया? तो आइए साथियों, हम जानते हैं ऐसा क्या कारण था कि शेख हसीना की ऐसी मजबूरी आन पड़ी कि उन्हें रातों रात अपना देश छोड़कर बाहर भागना पड़ा। दोस्तों, बाकी देशों की तरह बांग्लादेश में भी आरक्षण नीति लागू है और साथियों, आरक्षण ही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से शेख हसीना को रातों रात बांग्लादेश छोड़ करके भागना पड़ा और आज बांग्लादेश की सड़कों पे त्राहिमाम मचा हुआ। आरक्षण की थ्योरी को समझने के लिए हमें कुछ वर्ष पहले बांग्लादेश के इतिहास को खंगालना पड़ेगा। बांग्लादेश जो कि 1971 में बना था, मगर उसके पहले वह ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इस 1971 की जंग जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, इससे पहले पाकिस्तान के 2 हिस्से हुआ करते। एक वेस्ट पाकिस्तान, जो कि आज का पाकिस्तान कहा जाता है, और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश कहा जाता है। 1971 की इस वॉर में भारत ने ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग कर दिया और ईस्ट पाकिस्तान को नया नाम दिया गया बांग्लादेश। क्योंकि साथियों, बांग्लादेश का जन्म कई लाखों लोगों के संघर्ष का नतीजा था। कई लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, तब जाकर के बांग्लादेश का गठन हुआ। इसीलिए साथियों, बांग्लादेश की सबसे पहली सरकार मुजीबुर रहमान व उनके कैबिनेट ने 1972 में एक बिल पास किया। इस बिल के अनुसार साथियों 80% का कोटा दिया गया फ्रीडम फाइटर्स और वॉर अफेक्टेड महिलाएं, साथ ही साथ पिछड़े इलाके के लोगों के लिए। तो यह वह समय था जब आरक्षण की शुरुआत हुई, जब आरक्षण की नींव रखी गई। देखते देखते साल बीतते गए साथियों। अब साल आया 1976, जब इस 80% आरक्षण को कम करके 60% कर दिया गया। यानी कि 60% आरक्षण फ्रीडम फाइटर्स, वॉर अफेक्टेड महिलाओं और पिछड़े इलाके के लोगों के लिए था, जबकि 40% मेरिट बेस्ड लोगों के लिए। उसके बाद भी साथियों ये विरोध खत्म नहीं हुआ, ये विरोध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा। उसके बाद साथियों अब समय आता है 1996 का, जब इस मेरिट को 40% से बढ़ा करके 55% कर दिया गया और फ्रीडम फाइटर्स और वॉर अफेक्टेड महिलाएं और पिछड़े इलाके के लोगों के लिए सिर्फ 45% का कोटा रह गया। विरोध का दौर जारी था। ऐसे ही कई साल बीत गए। अब समय आया 2018 का और आरक्षण का जो गणित था बिल्कुल बदल चुका था। कई बार आरक्षण के नंबर्स बढ़ाए गए, कई बार नंबर्स घटाए गए। 2018 आते आते साथियों फ्रीडम फाइटर्स, उनकी फैमिली के लिए 30% कोटा रिजर्व कर दिया गया, 10% महिलाओं के लिए कर दिया गया, 10% पिछले वर्ग के लोगों के लिए कर दिया गया और 5% कर दिया गया ट्राइब्यूनल्स के लिए और 1% डिसेबिलिटीज और ट्रांसजेंडर्स के लिए। साथियों टोटल बनता है 56%। 2018 में 56% कोटा रिजर्व था लोगों के लिए, यानी कि सिर्फ 44% लोग ही थे जो मेरिट बेस पे अपना सिलेक्शन सरकारी विभागों में करा सकते थे। यूं तो साथियों इस आरक्षण का विरोध 1972 से ही होता चला आ रहा था, मगर 2018 में 56% आरक्षण के बाद में
ये जो विरोध प्रदर्शन था ये और उग्र हो गया। तो देश में होते बड़े विरोध और प्रदर्शन के चलते सरकार ने 2018 के अंदर क्लास ए और क्लास बी की भर्तियों के लिए आरक्षण को पूरी तरह से रद्द कर दिया था। उसके बाद में साथियों सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और देखते ही देखते 6 साल बीत गए। साथियों अब समय आता है 5 जून 2024 का। हाईकोर्ट के अंदर से एक फैसला दिया जाता है कि जो आरक्षण नीति जो कि 56% रिजर्व थी 2018 से पहले, उसको फिर से लागू करना है। यह आदेश दिया गया कि उस 56% आरक्षण नीति को फिर से देश में लागू किया जाना चाहिए। और साथियों यही वह वक्त था जहां से बांग्लादेश का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाने वाला था। और साथियों इस आदेश के आने के बाद में पूरे देश के अंदर भूचाल सा आ गया, पूरे देश में हाहाकार मच गई और सारे स्टूडेंट यूनियंस और यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मिलकर के इस प्रदर्शन को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। साथियों यूं तो प्रदर्शन हर देश की डेमोक्रेसी का पार्ट है, हर देश के अंदर रोज लाखों प्रदर्शन होते हैं, मगर किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि यह प्रदर्शन एक ऐसा उग्र मोड़ ले लेगा जिसके चलते प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़ करके देश से भागना पड़ेगा, कई लाखों लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, कई हजारों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ेंगी, कई लोग सड़कों पर जिंदा जला दिए जाएंगे। साथियों 5 जून के इस फैसले के बाद में सभी स्टूडेंट यूनियंस ने और लीडर्स ने मीटिंग्स करना शुरू की। चूंकि साथियों ये ईद का समय था, इसीलिए वहां पर ज्यादा मात्रा में लोग इकट्ठा नहीं हुए। तो इस पूरे प्रोटेस्ट को ईद के बाद करने का प्लान बनाया। उसके बाद इन लोगों ने साथियों ईद बीत जाने का इंतजार किया। दोस्तों अब तारीख आती है 1 जुलाई 2024। इस तारीख को साथियों यूनिवर्सिटी के अंदर एक ग्रुप ने छोटा सा प्रोटेस्ट शुरू किया, मगर वह प्रोटेस्ट देखते ही देखते कितना बड़ा हो गया इस बात की भनक किसी को नहीं लगी। ये छात्र यूनिवर्सिटी से कब निकल करके सड़कों पर पहुंच गए किसी को नहीं पता लगा। सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया, दुकानों में तोड़फोड़ कर दी गई, आगजनी कर दी गई और कुछ समय के बाद में पुलिस को मैदान में उतरना पड़ा। पुलिस का और छात्रों का आमना सामना हुआ जिसमें कि कई सौ छात्र घायल हुए, पुलिस के लोग भी घायल हुए। तारीख आती है 16 जुलाई। 16 जुलाई को पुलिस और छात्रों के बीच में भिड़ंत होती है और इस भिड़ंत के दौरान लगभग 6 लोग मारे जाते हैं। साथियों इन 6 लोगों के मरने के बाद में इस प्रदर्शन ने एक नया मोड़ ले लिया। उसके बाद में साथियों पुलिस की जगह सेना को मैदान में उतरना पड़ा। और इसी दौरान साथियों तारीख आती है 16 जुलाई 2024। इस दिन शेख हसीना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और पूरे देश के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करती हैं। मगर शायद शेख हसीना को मालूम नहीं था कि यह भीड़ अब उनकी काबू से बहुत ज्यादा बाहर जा चुकी। ठीक उसी दिन ये सारी भीड़ बांग्लादेश टेलीविजन के हेडक्वार्टर के अंदर घुसती है और पूरे ऑफिस के अंदर आग लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी संपत्तियों को जलाया जा रहा था। साथियों 16 जुलाई का ही दिन था जिस दिन लगभग 32 लोगों की जानें गई थी और लगभग 160 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। साथियों इस पूरे देश के अंदर ये उग्र प्रदर्शन का दौर चल रहा था, जिस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को वापस किया जो फैसला हाई कोर्ट द्वारा आरक्षण को लेकर के दिया गया। सबको उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद में देश में फिर से शांति आ जाएगी, मगर 4 दिन के बाद में दोबारा से वह स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरते हैं। मगर इस बार मुद्दा आरक्षण नहीं था, इस बार मुद्दा था शेख हसीना का इस्तीफा और देश छोड़ के जाने का आदेश। साथियों इसी मुद्दे को लेकर के छात्र संगठन, कई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, कई अपोजिशन के लोग इकट्ठा हुए और सड़कों पर निकले। साथियों ये प्रदर्शन भी पहले की तरह उग्र ही था लोगों को, क्योंकि शायद ये पता चल चुका था कि शेख हसीना को उन लोगों ने काफी हद तक कमजोर कर दिया है। दोस्तों देश के हर कोने में एक प्रदर्शन का दौर जारी था, हर जगह से नई नई घटनाएं सामने आ रही थी, हर जगह लोगों को मारा जा रहा था, जलाया जा रहा था। इसी बीच में एक रिपोर्ट आती है कि बांग्लादेश की एक चौकी के अंदर घुस करके 14 पुलिस वालों की पीट कर हत्या कर दी गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश के अंदर कितना भयानक मंजर रहा होगा। साथियों वहीं दूसरी तरफ आर्मी चीफ वकार उस जमान एक स्टेटमेंट देते हैं कि आर्मी देश की सेवा के लिए है, ना कि गलत सरकार का साथ देने की। और फिर आती है इस पूरे अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण तारीख 5 अगस्त 2024, जब आर्मी चीफ वकार उस जमान शेख हसीना से उनका इस्तीफा लिखवाते हैं और उन्हें तुरंत देश छोड़ने का आदेश दे देते हैं। उसके बाद में साथियों शेख हसीना अपना इस्तीफा लिख देती हैं और आर्मी चीफ से एक रिक्वेस्ट करती हैं कि उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, जिसके लिए आर्मी चीफ तुरंत मना कर देते हैं और उन्हें देश छोड़ के जाने के लिए मात्र 40 मिनट का समय देते हैं। 40 मिनट के अंदर शेख हसीना और अपनी बहन दोनों को लेकर के वह देश छोड़ देती हैं। वहीं दूसरी तरफ वकार उस जमान बांग्लादेश के अंदर एक स्टेटमेंट देते हैं कि अब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नहीं है और वह देश में भी नहीं है।
दूसरी तरफ उन्होंने इस चीज को भी बताया कि अब इस देश के अंदर मिलिट्री का राज है, मिलिट्री इस देश को चलाएगी और जल्द ही एक नई सरकार का गठन किया जाएगा। इस सरकार के गठन के लिए वकारुज़्ज़मान ने ऑपोजिशन के सभी लीडर्स को इकट्ठा किया है और शायद जल्द ही नई सरकार पर एक सहमति बनेगी। दोस्तों, शेख हसीना जो कि विश्व के सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में से एक है, सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक है, उन्होंने बांग्लादेश के अंदर लगभग 20 साल एज अ प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल बिताया है। बांग्लादेश को उन्होंने मजबूती मिलाकर खड़ा कर दिया, बांग्लादेश की इकोनॉमी को सुधारा है, बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा है। साथियों, यह मात्र एक आरक्षण की गलती थी जिसको शायद इन्होंने नजरअंदाज कर दिया और ये एक गलती इतनी भारी पड़ गई कि इनको अपने परिवार के साथ में पूरा देश तक छोड़ना पड़ गया। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार शेख हसीना के पीछे दुनिया की कई बड़ी बड़ी ताकतें पड़ी हुई थी, जिनमें से आईएसआई भी एक है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह भी बोला गया है कि इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे आईएसआई का हाथ था। और भी कई ऐसे देश हैं जो बांग्लादेश और भारत की बढ़ती दोस्ती को शायद पसंद बिल्कुल नहीं करते थे। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे थे और शायद ये कई लोगों की आंखों का कांटा भी बन चुके थे। इसीलिए लोगों का ये भी कहना है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें शेख हसीना के खिलाफ इकट्ठी हुई और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया। और दोस्तों, वर्तमान में शेख हसीना भारत पहुंच चुकी हैं और अभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में वार्ता कर रही हैं। शायद वह और कोशिश करना चाहती हैं कि बांग्लादेश की स्थिति को पहले की तरह किया जा सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।